डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीटू केमिस्ट्री। आज इस क्लास में बच्चों 10th क्लास का सेट 1 जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आओ देखते हैं किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया का चयन करें, यानी सिलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये एक एक्जोथर्मिक अभिक्रिया है। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एंडोथर्मिक है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा सेकंड। सी बर्निंग ऑफ ए कैंडल, ये भी एक्जोथर्मिक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी एक्जोथर्मिक है, तो इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का बी। कैल्शियम कार्बोनेट का बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा प्रश्न है, यदि लेंस के आवर्धन का मान धनात्मक है तो छवि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आभासी तथा सीधा। यदि ये ऋणात्मक होता तो वास्तविक तथा उल्टा हो जाता। तो क्या है क्वेश्चन, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज पॉजिटिव वैल्यू द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका राइट आंसर है। यदि पॉजिटिव वैल्यू की जगह नेगेटिव होता तो इसका आंसर हो जाता रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एमाइलेज। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, तो सलाइवा में प्रेजेंट होता है एमाइलेज, क्योंकि स्टार्च, एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को सिंपलर शुगर लाइक डेक्सट्रिन, माल्टोज, इन सभी में ब्रेक कर देगा, इसलिए इसका आंसर था सी एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऊतक जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक जल के परिवहन करता है, तो विच टिश्यू इन प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो इसका आंसर है बच्चों जाइलम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम फूड कंटेंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम रूट के थ्रू सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स के अपर पार्ट में भेजेगा, जबकि फ्लोएम लीफ में तैयार हुआ जो फूड है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक भेजता है। क्वेश्चन नंबर 5, सफ़ेदी के लिए किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग किया जाता है। पदार्थ X का सूत्र लिखिए। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, राइट द फार्मूला फॉर सबस्टांस X। तो यहाँ पर जो सबस्टांस यूज किया जाता है बच्चों वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CaO, बिना बुझा हुआ चूना। ये CaO वाटर के साथ रिएक्ट करके CaOH होल ट्वाइस, यानी स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना इसे बोलते हैं, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बोलते हैं। तो आंसर था बच्चों इसका CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। ये पानी के साथ रिएक्शन करके स्लैक लाइम फॉर्म करेगा, जिसे हम सफ़ेदी की तरह यूज करते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी होगी जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर इज, जो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, पावर होता है 1/f, यानी किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो 1/, फोकस, तो यहाँ पर फोकस हो जाएगा 1/, पावर, तो f = 1/-2। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन के पाचन के लिए आमाशय
माध्यम प्रदान करता है। स्टोमच प्रोवाइड मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्टोमक में बच्चों 1.5 to 2 pH होता है, इसका जो मीडियम है वो एसिडिक होगा, और ये एसिडिक मीडियम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है जो मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। तो ध्यान रखना है, ये अम्लीय माध्यम, अम्ल या फिर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें क्या करेगा, ये एसिडिक मीडियम पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे कि मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अम्ल को हमेशा लगातार हिलाते हुए जल में मिलाया जाना चाहिए। असर्शन यानी कथन था, कारण अम्ल को जल में मिलाने से H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता प्रति इकाई आयतन से कम हो जाती है। यानी असर्शन ए था, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। रीजन, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन H पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो आपका असर्शन है, कथन है, वो सही है, राइट है, लेकिन जो रीजन है वो आपका यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि वाटर ऐड करने से H आयन कंसंट्रेशन बच्चों बढ़ती है, जबकि इसमें दे रखी है घटती है, इसलिए रीजन यानी कारण गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो अब यहाँ 1 से 8 तक जो प्रश्न थे वो 1 मार्क्स ईच था। अब यहाँ पर बच्चों ये 2 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है मेनली। तो क्वेश्चन नंबर 9, अपवर्तन के नियम लिखें। राइट डाउन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या है बच्चों, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन वन प्लेन। तो ये क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन का पहला नियम है कि भाई जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में रहने चाहिए। दूसरा है द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। यानी जो इंसिडेंट है और रिफ्रैक्शन है, दोनों के साइन का रेशो कांस्टेंट होता है। तो बड़ी आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है बच्चों? तो इसका मीनिंग है द स्पीड ऑफ लाइट इन इट इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर 2.42 when compared to the speed of light in air। तो बच्चों लाइट की स्पीड को जब एयर और डायमंड में कंपेयर किया जाएगा तो डायमंड के अंदर इसकी स्पीड, इसकी लाइट की 2.42 कम हो जाती है, घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो आपने लिखना था कि प्रकाश की जो गति है डायमंड के अंदर हवा की तुलना में 2.42 घट जाती है। अगला प्रश्न नंबर 11, वियोजन अवक्रिया को संयोजन अवक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अवक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। Why decomposition reaction are called the opposite of combination reaction? Write equation for the reaction। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है?
When two or more compounds are combined to produce a single new substance, it is called as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या है बच्चों संयोजन? एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है CaO, इसका उदाहरण है CaO जमा H2O, ये हमें देगा CaOH होल ट्वाइस एक्वस। दूसरा है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन सब्सटेंस डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन में तो दो या दो से अधिक पदार्थ कंबाइन होते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में पदार्थ में टूटता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका उदाहरण है CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, बिना बुझा चूना कहते हैं इसको, जमा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते थे। अगला सेक्शन C है बच्चों, ये 3 अंक यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का भी उल्लेख कीजिए। तो क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ अ रे डायग्राम and also state the position, the relative size and the nature of image formed by a concave mirror when the object is placed at center of curvature C। तो इसका आप लोगों को रे डायग्राम मैंने बना दिया है। तो A क्या है यहाँ पर बच्चों? ऑब्जेक्ट, हिंदी में बिंब कहेंगे। C केंद्र है, A डैश इमेज यानी प्रतिबिंब है। तो इसमें ध्यान रखना है, जब बच्चों कभी भी सेंटर पर ऑब्जेक्ट होगा तो कॉनकेव के केस में जो इमेज है वो भी सेंटर पर बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी, साइज सेम होगा। तो इस तरह से F यहाँ पर बच्चों फोकस है और P यहाँ पर ध्रुव है, M N यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर यानी MN दर्पण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? पोजीशन ऑफ इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज यानी सेम साइज हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब केंद्र पर बनता है। साइज ऑफ इमेज इनलार्ज यानी सेम साइज, यह एक ही आकार का है। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, यह वास्तविक और उल्टा है। तो इस तरह से इसको आपने करना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या है बच्चों? एरोबिक यानी वायवीय, एनारोबिक अवायवीय। तो पहला डिफरेंस है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय अनुपस्थिति में होगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वायवीय यानी एरोबिक, इसमें ऊर्जा अधिक उत्पादित होती है, यानी इन एरोबिक रेस्पिरेशन more energy released, while in anaerobic respiration less energy released, यानी कम ऊर्जा उत्पादित होगी। तीसरा, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन complete oxidation of food takes place, while in case of
incomplete oxidation, in case of incomplete oxidation takes place in aerobic respiration, अवायवीय श्वसन में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला सेक्शन है डी बच्चों, 14 से 15 2 प्रश्न है, 5-5 अंक के हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 14, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? और दूसरा पार्ट इसका, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या अंतर आएगा? क्या अंतर होगा? अपना उत्तर समझाइए। सी पार्ट है, धोने का सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों? वाई शुड curd and sour substance not be kept in brass and copper vessel? Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. Give 2 important use of washing soda. तो पहला है, curd and sour substance both are acid. Acid combined with metals to form salt and hydrogen gas. The lactic acid in the curd react with the metals, causing corrosion and the formation of toxic salt that cannot be digested. तो बच्चों क्या होगा? जो कर्ड और खट्टे पदार्थ होते हैं, दही और खट्टे पदार्थ होते हैं, ये अम्लीय नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और एसिड जब मेटल से क्रिया करती है तो सॉल्ट, नमक और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो जो दही में लैक्टिक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, उसका कोरोजन कर देगा, जंग लग जाएगा उसमें, और कुछ टॉक्सिक सॉल्ट यानी जहरीले सॉल्ट फॉर्म हो जाएंगे, दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। बी पार्ट है, पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 विच इज एसिडिक इन नेचर. Milk is converted to curd by the action of bacteria which further increases the acidity of the curd and decrease its pH value from 6 and it becomes less than 6. तो जैसे ही दूध का दही बनेगा, कर्ड फॉर्म होगा, इसका pH घट जाएगा, इसकी जो एसिडिक नेचर है, इसका अम्ल बढ़ जाएगा, इसलिए pH इसका कम हो जाता है, क्योंकि जो pH है 7 से 1 की तरफ चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा बच्चों, इसलिए 6 से नीचे pH आएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसलिए द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज ऑन गोइंग pH 7 to 1. तो यही आपने लिखना था। जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 होता है, जैसे ही वह दही में बदलेगा उसका pH 6 से नीचे चला जाएगा और एसिडिक हो जाएगा। सी पार्ट है इसका, इट इज यूज्ड इन रिमूविंग स्टेन्स, यानी किसी भी पदार्थ को डीकलराइज करने के लिए, उसकी स्टेन को, उसके रंग को हटाने के लिए। इट इज यूज्ड इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, पानी की कठोरता को हटाने में सहायता करता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एज वेल एज ग्लास। तो ये साबुन, कागज, कांच, इन सभी के बनाने में यूज में लाया जाता है। इसके और वाले जो क्वेश्चन थे बच्चों, कॉमन नेम ऑफ CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण। इसका यूज होता है बच्चों, इट इज यूज टू ब्लीच कॉटन, लिनन, वुड पल्प, गारमेंट्स, यानी जो सॉफ्ट डेलिकेट आर्टिकल्स होते हैं, यानी जो नाजुक
पदार्थ हैं उनको यदि हमने ब्लीच करना है, उनको रंगहीन करना है, उनसे किसी रंग को हटाना है, तो हम उसको ब्लीच करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर और फॉर मेकिंग जर्म्स फ्री वाटर। तो दूसरा यूज इसको है बच्चों कि ये पानी को जीवाणु रहित करता है, जिससे उसको आसानी से यूज किया जा सके। बी पार्ट है, डिस्टिल वाटर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर which does not contain iron or any solute, while rainwater contain dissolved salt and acid which dissociate into ions and hence conduct electricity। तो डिस्टिल वाटर में क्या होगा बच्चों, डिस्टिल वाटर में कोई भी आयन नहीं होता, जबकि रेन वाटर, जब ये रेन वाटर पर से बरसात के साथ आता है तो वातावरण में से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सभी पानी के साथ क्रिया करके उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेंगे, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक अम्ल बना लेंगे। तो इन सभी अम्ल की वजह से उसमें आयंस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते। डिस्टिल वाटर पानी की शुद्ध अवस्था होती है, प्योर फॉर्म होती है। अगला सी पार्ट है इसका, नाइट्रोजन फ्लशिंग इनटू फूड पैकेट्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट प्रोडक्ट्स टू अवॉइड रेनसिडिटी, which results when the oil or fat combine with oxygen and produce an unpleasant odor and taste and reduce nutritive value. Nitrogen gas provide unreactive environment which prevent rancidity। तो बच्चों, जो पैकेट खाने के जो फूड पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उसमें अनरिएक्टिव एनवायरनमेंट पैदा कर देता है, अनरिएक्टिव वातावरण उत्पन्न कर देगा, जिसकी वजह से जो ऑयल और फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो रेंसिड होने से बच जाएंगे, स्पॉइल होने से बच जाएंगे, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बनी रहेगी, दुर्गंध नहीं आएगी। इस तरह से उनको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। और अगला लास्ट प्रश्न, मानव हृदय कितने कक्षीय होता है? हृदय का नामांकित चित्र बनाकर रक्त के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। इसके और में है, उसे भी डिस्कस करेंगे। प्रकाश संश्लेषण, भोजन के पाचन में पित्त की क्या भूमिका है। तो पहला, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो इस तरह से इसका चित्र आपने बनाना। ये ह्यूमन हार्ट का चित्र है बच्चों, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बोर्ड क्लासेज में CBSE, HBSE, अदर स्टेट बोर्ड्स में अच्छा खासा पूछा जाता है। तो इसमें देखो, ये आप देखते हो लेफ्ट एट्रियम, ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जो ब्लू वाला है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। इसमें से आपको एरो की सहायता से समझाया है भाई, इस डायग्राम को आपने वेल लेवल्ड बना करके वहाँ पर दर्शाना है। और इसमें जो आपसे कहा गया है कि दोहरा रक्त यानी डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, तो आपको इसमें साफ दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है। तो इसमें आप देखोगे बच्चों कि जो ब्लू कलर वाला दिखाया गया है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को दर्शाया है। तो ये जो अशुद्ध रक्त है हमारे, इसमें देखो ब्लू वाली पाइप में फ्रॉम लोअर बॉडी और अपर वेना कैवा, तो ये दोनों
से ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है, यानी हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम बायां अलिंद में आकर के कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा और यहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स को भेजा जाता है, पंप किया जाता है, दोनों लंग्स को जाएगा, टू लेफ्ट लंग टू राइट लंग। अब ये लंग्स में जा कर के ऑक्सीजनेटेड होगा, जिसको हम कहेंगे शुद्ध हो जाएगा, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से राइट और लेफ्ट दोनों से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आप एरो देख रहे हैं, अरोटा के जरिए अपर बॉडी पार्ट और पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ब्लड का यह दोहरा संचरण, डबल सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इस तरह से आपने इसका सचित्र वर्णन करना था और डबल सर्कुलेशन को आपने एक्सप्लेन करना था। कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा लिखा भी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, हमारा हृदय द्विपथ डबल सर्किट हृदय होता है, अर्थात हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण के दो पथ होते हैं। पहला पल्मोनरी परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं निलय से पल्मोनरी धमनियों द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है और शुद्ध रुधिर फेफड़ों से पल्मोनरी सिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में वापस आता है। दूसरा सिस्टेमिक परिसंचरण, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसमें हृदय के बाएं निलय से शुद्ध रक्त कैरोटिको सिस्टेमिक चाप द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में धमनी तंत्र द्वारा वितरित होता है और शरीर के विभिन्न अंगों सिरा तंत्र द्वारा 3 महासिराओं द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है। दोहरे परिसंचरण में शरीर के किसी अंग से रक्त को वापस उसी अंग में पहुंचाने के लिए 2 बार हृदय से होकर गुजरना होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है बच्चों। तो कर सकते हो आसानी से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और प्रकाश ऊर्जा है। तो ये तीनों हमें कहाँ से मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज इनटू द लीफ थ्रू स्टोमेटा। तो क्या है बच्चों? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वातावरण में उपस्थित होती है और वह लीफ के यानी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनसे डिफ्यूज हो जाती है, यानी उनसे अंदर चली जाती है और पौधे उसको यूज कर लेते हैं। दूसरा पानी, वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लांट रूट। जो पानी है वो हमें कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से मिलता है, और पौधे की या पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो उसको सोख लेती हैं और ऊपर जाइलम के जरिए पूरे प्लांट में, पूरे पेड़ में उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरा है सनलाइट। सनलाइट प्रकाश ऊर्जा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, ये सूरज से प्राप्त होती है। विच गेट ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द सनलाइट। तीसरा पॉइंट है बच्चों सनलाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन विच गेट ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। तो ये जो प्रकाश ऊर्जा है उसे बच्चों पत्तियों में एक
पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल इस प्रकाश ऊर्जा को कैच करेगा, ट्रैप करेगा और उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रोवाइड कर देगा। दूसरा पार्ट है इसका, बाइल इज द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर, although it does not contain any digestive enzyme, it play an important role in the digestion of fat। तो बाइल जूस में बच्चों कोई इंजाइम नहीं होता, फिर भी ये हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और ये सीक्रेट किया जाएगा लिवर में। लिवर में इसको उत्सर्जित किया जाता है। तो बाइल जूस हैज बाइल पिगमेंट सच एज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नाम के दो पिगमेंट होते हैं इसमें। दीज पिगमेंट्स ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये पिगमेंट क्या करेंगे बच्चों, जो वसा के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, कणों में तोड़ देंगे, सो दैट द पैनक्रिएटिक एंजाइम्स कैन ईजीली एक्ट ऑन देम। उन छोटे छोटे वसा के कणों पर पैनक्रिया से आए हुए एंजाइम उनको आसानी से पचा देंगे। द प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इस प्रक्रिया को क्या कहोगे, वसा का इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस ऑल्सो मेक द मीडियम एल्कलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaHCO3 एंड ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। और बाइल जूस क्या करेगा बच्चों, मीडियम को क्षारीय बना देता है, जिससे कि हमारे लाइपेज और अदर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आसानी से भोजन को पचाने में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन डिस्कशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो अदर कंटेंट्स के लिए, अदर डिटेल्स के लिए कीटू केमिस्ट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।